स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ शिप्रा तिवारी। आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, क्योंकि हम जिस सीरीज़ ऑफ लेक्चर में चल रहे हैं उसमें पहले में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से क्या स्पीशीज़ होती है, जीन पूल क्या होता है, स्पीशिएशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। फिर मैंने आपको स्पीशिएशन का मेथड बताया था कि क्या क्या हो सकता है कि नई नई स्पीशीज़ आए, जिसमें मैंने आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट बताया था, जीन फ्लो, एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन चले जाओ और वहाँ इंटरब्रीड करना शुरू कर दो और नई नई पॉपुलेशन बनाओ। जेनेटिक ड्रिफ्ट बताया था, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन बताया था, वो भी मैंने बीटल और क्रो वाला, आई लव ये ग्रीन बीटल्स, ये मैंने आपको बताया था, ये वाला एग्जाम्पल बताया था। पर आज आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये दो वुल्फ हैं, ठीक है, या फॉक्स कह सकते हैं इनको। ये बेचारे दोनों लोग जो है, बीच में नदी हो गई, बीच में एक रिवर बन गई और ये दोनों लोग बेचारे लोग परेशान हैं कि अब यहाँ से यहाँ कैसे जाए। पर देखो दोनों थोड़ी थोड़ी डिफरेंट लग रही होंगी, क्योंकि एक बैठी है और एक खड़ी है। बेसिकली ये जो चीज़ अब मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। पता है क्या, कि कोई भी पॉपुलेशन, जैसे ये दोनों ना बेचारी एक साथ ही रहती थी, पर क्या हुआ कि इनका मन किया कि थोड़ा इधर साइड होके यहाँ चले जाएं और यहाँ रहें थोड़ा, मतलब 5-6 किलोमीटर दूर। और फिर हुआ क्या कि बीच में क्या हुई जो है, तो ज़मीन फट गई और बीच से पानी निकल गया और बीच में रिवर बन गई। अब हुआ क्या कि मतलब मान लीजिए कि 2000 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर का इसका विड्थ है, लंबाई है। अब बेचारे लोग, ये एक एनवायरनमेंट में रह रही है 1000 किलोमीटर दूर, ये इधर 1000 किलोमीटर दूर रह रही है। अब ये दोनों क्या करेंगी, ये दोनों करेंगी ऐसा कि एनवायरनमेंट में इनका एनवायरनमेंट अलग हो गया, अब ये खिसक के दूसरे एनवायरनमेंट में चली गई और दोनों ने उस एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालना शुरू किया। ढालते ढालते जब उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई, तो ढालना है तो कुछ ना कुछ डीएनए और जीन में चेंज करना पड़ेगा, और डीएनए और जीन में चेंज करोगे तो ये चेंज नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। जब नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तो धीरे 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 करके और चेंज जाएगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन में होते होते इतना बड़ा चेंज जाएगा कि एक नई स्पीशीज बन जाएगी। हो सकता है एक समय ऐसा आए कि दोनों जुड़ जाए, पर होगा ये कि इतने सालों के बाद ये इसको नहीं पहचानेगी, क्योंकि इतने सालों के बाद एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालते 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 नई स्पीशीज का ओरिजिन ही हो गया। मेरी बात समझ में आई? तो इसे कहते हैं बायोलॉजिकल बैरियर्स। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल बैरियर्स, या इसी को आप कहते हैं आइसोलेशन, कि आप किसी भी कारणवश या किसी भी रीजन से आप क्या हो जाए, आइसोलेट हो जाए, और आइसोलेट होकर आप एक नई पॉपुलेशन को जन्म दे दें। सो व्हेन अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज स्प्लिट्स इनटू टू बाय एनी रीजन, भूकंप आ जाए, धरती पड़ जाए, समुद्र निकल जाए, नदी निकल जाए और आप स्प्लिट होकर दो पार्ट्स में या दो पॉपुलेशन में डिवाइड हो जाए, it cannot reproduce within each other and forms a new species। बहुत समय के बाद दोनों की मेटिंग हो नहीं रही है, दोनों में रिप्रोडक्शन हो नहीं रहा है, वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल रही है, ये अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल रही है। ढालते ढालते ढालोगे कैसे? जब जीन और डीएनए में चेंज करोगे, जीन और डीएनए में चेंज करोगे तो क्या होगा कि नेक्स्ट जनरेशन में वो चेंज दिखाई देगा, फिर और उसमें भी चेंज होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई देगा। जनरेशन चेंज करते जाओ, एक समय के बाद चेंज क्या होगा, इकट्ठा होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा और एक नई स्पीशीज को जन्म दे देगा। अब दोनों स्पीशीज अलग अलग हो गई हैं, वो चाहे भी तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो बायोलॉजिकल आइसोलेशन होने से भी नई स्पीशीज का जन्म होता है। For example, when a population of a beetle feed on the bushes on a mountain range, some may start feeding on nearby bushes, finding entry into the new subpopulation। इसका मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाती हूँ, जिससे आपको ये चीज़ें जो है और समझ में आ जाएंगी। देखिएगा क्या है बीटल जो है, ध्यान समझिए, ये फ्लो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। बीटल जो है एक माउंटेन रेंज पे, वो बुशेस पे अपना खाना खाता था, झाड़ियों पे अपना खाना खाते थे। धीरे धीरे खाना मिलता गया और उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई। ये तो सही बात है, खाना खाओगे तो मोटे तो हो गए ही, सही बात है। पर हुआ क्या कि कुछ बीटल्स जो हैं वो वहीं पर खाना खाती रहीं, और कुछ बीटल्स जो हैं वो नियर बाय बुशेस में खाना खाना शुरू कर दी, मतलब दूर दूर की बुशेस में जाके खाना खाना शुरू कर दी। अब दूर दूर के बुशेस में खाना खाना शुरू कर दी तो वहाँ पर जैसे बीटल पाए जाते थे, उसमें जरूरी थोड़ी है कि मैं यहाँ से जाऊँ और 10 किलोमीटर पे जो बीटल हो वैसा ही जीन वाला हो, नहीं।
अब ये बीटल जो यहाँ खाना खा रहे थे अब दूसरी जगह पे चले गए, तो वो वहाँ पर जाकर रिप्रोड्यूस करिए, वहाँ पर जाकर रिप्रोड्यूस करे, तो वहाँ के जीन और डीएनए थोड़े अलग थे यहाँ से, तो वहाँ जीन और डीएनए वाला अब जब उनसे रिप्रोड्यूस किया तो उनके जो बच्चे आए वो थोड़े से चेंज हुआ। दिस इज कॉल्ड एज जीन फ्लो। हम एक पॉपुलेशन में हमको मन नहीं भर रहा है तो हम दूसरे पॉपुलेशन में जाकर रिप्रोड्यूस करेंगे, पर जब तुम दूसरे पॉपुलेशन में जाओगे क्या होगा, दूसरे पॉपुलेशन में जाओगे तो वहाँ के जीन, और भले ही वो स्पीशीज सेम है पर उनके जीन और डीएनए में थोड़ा सा चेंज होगा ही, और जब तुम उनके साथ रिप्रोड्यूस करोगे और तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे तो वो उस जीन और डीएनए के साथ पैदा होंगे जो एक्चुअली इनके पास नहीं होगा। This is called as gene flow. We are going from one population because we are bored, ठीक, into the next population, then we will reproduce from those population. The DNA and genes are different from the previous population, and when the बच्चा got birth और बेबी got birth तो होगा क्या कि वो जीन और डीएनए के साथ चेंज होगा जो कि इस पॉपुलेशन से मैच नहीं होगा। तो जीन फ्लो इस कंसेप्ट से भी आपको समझ में आया, ठीक है। अच्छा, जब आप इस पॉपुलेशन में वहां जाओगे ना तो वहां के जितने बीटल होंगे आप उसके मेंबर बन गए, तो दिस इज कॉल्ड ए जीन पूल। तो वहां का एक जीन पूल था, वहां के जितने बीटल थे उनका पूल था, और तुम जाके और घुस गए तो तुम भी जीन पूल का मेंबर बन गए। तो अभी तुम्हें जीन पूल भी और अच्छे से समझ में आ गया, जीन फ्लो भी अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, मोस्ट रिप्रोडक्शन इन द सेम एरिया, फिर वो वहां जाकर रिप्रोडक्शन करने लगे, और उसके बाद ये वाले जो वहीं खाना पीना खा रहे थे वो वहीं पर रिप्रोड्यूस करते रहे। इस तरीके से क्या होता गया कि उन लोगों ने सेम, मतलब हम यहीं रह रहे हैं, हम यहीं से अपना जीन जो है दूसरों को फ्लो करेंगे अपनी ही पॉपुलेशन में, हमको ज्यादा मस्ती चढ़ी हम उधर वाली पॉपुलेशन को जाकर अपना जीन देंगे। तो ये क्या हुआ कि जब आप उधर जाकर रिप्रोडक्शन कर रहे हो तो भी जीन फ्लो कर रहे हो, और आप सेम पॉपुलेशन में जीन दे रहे हो तो भी जीन फ्लो कर रहे हो। इस तरीके से जीन फ्लो जो है चलता जा रहा है, जीन सेम पॉपुलेशन को देते जा रहे हैं, दूसरी पॉपुलेशन को भी दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हम जिनको मस्ती चढ़ी थी वो उधर चले गए, कुछ इधर रह गए, बीच में रिवर बन गई। बीच में क्या हुआ, रिवर बन गई, बहुत बड़ी रिवर बन गई, और कुछ समय की जब बहुत बड़ी रिवर बन गई तो वो और खिसक के दूर चले गए। जब वो और खिसक के दूर चले गए तो यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा ही रहे, पर वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा सा बदल गया। बदलने के लिए उन्होंने अपने आप को ढाला, जीन और डीएनए में और चेंज किया, फिर और रिप्रोड्यूस किया तो और चेंज किया, चेंज करते 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 वो बदल गए। ये भले ही वैसे रहे पर वो क्या हुए, बदल गए। अब इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। जब रिवर नहीं थी तब रिप्रोड्यूस कर सकते थे, पर जब रिवर बन गई तो उन्होंने अपने आप को ढालने के लिए वहां पर चेंज कर लिया। अब अगर वो चाहें भी किसी दिन पार्टी वार्टी हो दोनों के बीच में और ये चाहें कि रिप्रोड्यूस कर लें तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो आइसोलेशन शब्द आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप ये वाला फ्लो चार्ट अगर अपने एग्जाम में स्पेसिएशन में बना देते हैं तो कोई भी आपके एक भी नंबर जो है डिडक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको कि बायोलॉजिकल बैरियर्स आर द वन ऑफ द मेजर रोल इन द स्पेसिएशन। बीच में भूकंप आ जाए, धरती फट जाए तो आप चले जाइए, देखिए आप खुद देखिए ना, जो अमेरिकन रहते हैं वो इंडियन से अलग दिखते हैं। बात ऐसा ही है कि इतने बड़े बड़े बीच में सी हैं, इतने बड़े बड़े ओशंस हैं, तो आप वहाँ एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा ठंडा है कि ऑटोमेटिकली वहाँ के सर्वाइव करने के लिए आपका जीन और डीएनए वैसा चेंज हो जाता है, तो वहाँ के जो बच्चे पैदा होते हैं वो गोरे गोरे होते हैं। पर यहाँ देखो, यहाँ पे देखो तो आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल बैलेंस है, खासकर एमपी में तो हमारा जो कलर होता है वो ना तो बहुत ज़्यादा गोरा है ना तो बहुत ज़्यादा सांवला है। पर यहीं तुम इंडिया में ही साउथ में चले जाओ तो वहाँ इतनी गर्मी है कि वहाँ का जीन और डीएनए ऐसा अडैप्ट है कि वो आपका कलर सांवला कर देगा, धूप आपको ज़्यादा लगेगी नहीं, बीच में इतने बड़े बड़े बैरियर्स हैं। इसलिए तो ये भी नए कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट, नई स्पीशीज़ के डेवलपमेंट में कारण होते हैं। पर अमेरिकन और इंडियन इज नॉट द डिफरेंट स्पीशीज, दे आर डिफरेंट ट्रेट, कलर अलग अलग है। मैंने आपको बताया कि कलर भी बदलता है, ट्रेट भी बदलता है, पर अगर वेरिएशन होता जा रहा है तो हो सकता है एक समय के बाद ऐसा हो कि एक नई स्पीशीज भी जन्म ले ले, और ह्यूमन बीइंग अब और ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकते, होंगे भी तो फिर वो कुछ और ही बनेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको आइसोलेशन वाला पॉइंट मेरा समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ
कि व्हेन अ पॉपुलेशन स्प्लिट्स इनटू टू, ठीक है, ध्यान समझिए, व्हेन अ पॉपुलेशन स्प्लिट्स इनटू टू इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद ईच अदर एंड फॉर्म्स अ न्यू स्पीशीज। जब दो स्पीशीज किसी भी कारणवश दो भागों में स्प्लिट हो जाती हैं और किसी भी कारणवश जब वो अब मिल नहीं पा रही है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो क्या करेंगी, फिर वो अपना अपना जीवन जीना शुरू करेंगे। जीवन जीते 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 डीएनए में वो इतना चेंज कर लेंगे कि लास्ट में एक नई स्पीशीज को ही जन्म देंगी। ठीक है, ये समझ गए आप लोग, ये उसका एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो अब मैं आपको फिर से बताती हूँ कि हमने स्पीशिएशन और स्पीशिएशन में पढ़ा क्या क्या। ठीक है, हमने पढ़ा कि स्पीशीज क्या होती है, हमने पढ़ा कि कैसे स्पीशीज डेवलप होती है, इट इज कॉल्ड एज स्पीशिएशन। बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट पढ़ा कि अगर आप सेम स्पीशीज वाले हैं तो इंटरब्रीड करेंगे और अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। ये जो स्पीशीज है, ये दोनों चिड़िया जो हैं, ये बायोलॉजिकल बैरियर बन गया दोनों के बीच में, ये दोनों अलग हो गई, देखने में एक जैसी हैं पर इनका बिहेवियर, खाना पीना, गाना गाना सब अलग हो गया है। और ये जो है मेडलॉक और ये मिडलॉक दोनों अलग अलग चिड़िया हो गई, भले देखने में एक जैसी हैं। जीन पूल, एक ही पॉपुलेशन में जितने लोग रहते हैं उन सब के जीन्स को आप जीन पूल कहते हैं। ये एक पॉपुलेशन है पर ये 3 बाहर से आ गए तो भी ये जीन पूल का ही मेंबर है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया जीन फ्लो, बताया कि बीटल जो है वो नेक्स्ट ये वाली बीटल इधर जाकर इनसे रिप्रोड्यूस कर रहे तो भी एक नया कैरेक्टर बना सकती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट बताया कि अचानक से बीटल में किसी ने मार दिया तो नीले वाले सारे मर गए, अब बची रेड वाली, तो रेड वाली रिप्रोड्यूस करती रहेगी और नीली वाली अचानक से ही खत्म हो गई। ठीक है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट बताया मैंने आपको, नेचुरल सिलेक्शन बताया मैंने आपको, और अभी मैंने आपको आइसोलेशन के बारे में बताया। ठीक है, नाउ लास्ट वन जो कि नई स्पीशीज पैदा करने के लिए है बच्चों, वो है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या करना है आपको कि हाइब्रिडाइजेशन जिसको आप कहते हैं, जैसे कि गधा, जैसे आपने म्यूल के बारे में सुना होगा, आपने खच्चर के बारे में सुना होगा कि खच्चर पहाड़ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो गधे और घोड़े का बच्चा होता है खच्चर। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा काम करता है, तो पहाड़ों पर जो है गधे और घोड़े का मेटिंग करवाते हैं, हमको पता है कि खच्चर बनेगा तो उनका हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, उनका रिप्रोडक्शन करवाते हैं तो खच्चर मिलता है। दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिलेक्शन, कि हम चाहते हैं कि ऐसा हो। जैसे डॉग्स की इतनी सारी वेराइटीज होती हैं और कोई भी, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक देसी है जो आपका इंडिजिनस ब्रीड है और एक एक्सोटिक ब्रीड है, हम चाहते हैं कि दोनों का एक बच्चा पैदा हो जो इसमें देसी के जैसे रोगों को सहने की क्षमता हो, डिजीज को सहने का पार होगा, और एक्सोटिक की तरह वो सुंदर दिखे, तो दोनों को ब्रीड कराइए। हो सकता है कि पहली बार जो बच्चे पैदा हो वो वैसे ना हो, पर जब ब्रीड होता जाएगा तो हो सकता है कि एक समय के बाद आपको एक डिजायरेबल कैरेक्टर मिले जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज, इससे भी एक नई स्पीशीज बनाई जा सकती है, जैसे वाइल्ड मस्टर्ड। वाइल्ड मस्टर्ड में से बहुत सारे आर्टिफिशियल सिलेक्शन हुए हैं, जैसे कि वाइल्ड मस्टर्ड से केल बनाया जाता है। ठीक, तो होता क्या है कि वाइल्ड मस्टर्ड को हम लीफी किसी प्लांट से, जो कि लीफी कोई भी प्लांट जो कि इन्हीं का फैमिली का होगा, वाइल्ड मस्टर्ड वाला ही, आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है जिसमें कैबेज लिया हुआ है, मैंने वाइल्ड मस्टर्ड लिया है। तो केल एक लीफी वेजिटेबल होता है जिसे नॉर्मली इंडिया में लोग कम खाते हैं केल को। ठीक है, तो वाइल्ड मस्टर्ड को एक लीफी वेजिटेबल के साथ फ्यूज कराया गया। वो चाहते थे कि क्वालिटी मस्टर्ड जैसी हो, टेस्ट मस्टर्ड जैसा है, पर लीफ हो जिसको खा सके लोग। ठीक है, तो उनने फ्यूज कराया। फ्यूज कराने पर हो सकता है पहली जनरेशन में ऐसा ना मिला हो। कैसे फ्यूज कराएंगे? ग्राफ्टिंग से फ्यूज कराएंगे, टिश्यू कल्चर से फ्यूज कराएंगे, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। कुछ समय के बाद उनको एक लीफी वेजिटेबल मिली जिसका स्वाद बिल्कुल मस्टर्ड जैसा था। ठीक, ऐसे ही उन्होंने एक बर्ड से फ्यूज कराया और वो चाहते थे कि स्वाद जो है मस्टर्ड प्लांट का हो, पर उसमें बहुत सारे बर्ड हो, मतलब खोलते जाइएगा तो बहुत सारे पत्ते निकलेंगे, तो बना कैबेज। ऐसे ही वो फ्लावर चाहते थे तो बना ब्रोकली, ऐसे ही वो स्टेराइल फ्लावर चाहते थे तो बना कॉलीफ्लावर, और ऐसे ही वो उन्होंने एक स्टेम के साथ फ्यूज कराया जिससे नीचे एक बड टाइप का मिले जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट हो, जिससे मिला कोलराबी, जिसे आप गांठ गोभी भी कहते हैं। ठीक है, जो बाजार में आसानी से मिलती है। तो ये एक्चुअली इसका कॉमन ओरिजिन क्या है? वाइल्ड मस्टर्ड। ठीक है,
जैसे कि वाइल्ड कैबेज से आपको क्या मिलता है, गोभी मिलती है, ब्रोकली मिलती है, कैबेज मिलता है, केल मिलता है, कोलराबी मिलता है, ब्रूसेल्स मिलते हैं, ठीक। तो ये सारे में आपने किया क्या कि जो जो आपको चाहिए, जो डिजायरेबल कैरेक्टर आपको चाहिए, जैसे आप चाहते हैं कि आपको ऐसा फ्लावर टाइप का मिले, तो ऐसे ही किसी फ्लावर टाइप की वेजिटेबल्स के साथ आप मस्टर्ड को फ्यूज कराइए। तो मस्टर्ड जैसा देखो कलर है और शेप कैसा है, फूल जैसा है, ठीक है। तो आपको ये कैरेक्टर मिल सकते हैं। तो कॉमन ओरिजिन क्या, पेरेंट आपका एक ही है पर उससे आपने बहुत सारी स्पीशीज बनाई। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन से हम ये कर सकते हैं कि जो कैरेक्टर आपको चाहिए वैसे कैरेक्टर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इज द ब्रांच ऑफ द ज़ूलॉजी जिसमें करते क्या है कि एक बहुत अच्छी दूध देने वाली एग्जॉटिक गाय को, जो कि बाहर की गाय है, उसको उस गाय के अंदर किसका सीमेंट डालते हैं, या उस गाय के अंदर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा दूध देने वाला हो और उसके अंदर इंडिजिनस ब्रीड जैसा, इंडिजिनस मतलब इंडियन जैसा रोग ज़्यादा सह लेती, उनको रोग वोग नहीं होता। तो पता है क्या करेंगे कि जो इंडियन गाय है उसके अंदर एग्जॉटिक गाय का क्या करेंगे, सीमेंट डाल देंगे, स्पर्म डाल देंगे, फ्यूजन होगा। तो हो सकता है कि आने वाले बच्चे में इंडियन कैरेक्टर ज़्यादा हो, एग्जॉटिक नहीं हो। पर बार बार जब हम ये करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि उस बच्चे में कैरेक्टर होंगे कि दूध ज़्यादा देगी और रोग सहने की क्षमता इंडियन प्रजाति की जैसी होगी और दूध देने की जो पार होगी वो एग्जॉटिक ब्रीड की जैसी होगी। तो आपको समझ में आया कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन मतलब जो कैरेक्टर हमको चाहिए उससे फ्यूज करा लें आप किसी भी एक पेरेंट प्लांट या एनिमल को, तो आपको डिजायरेबल कैरेक्टर मिल जाएंगे। पर ये एक बार में नहीं होता, इसके लिए आपको कई बार ये प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। तो नए नए जो चावल खाते हैं आप, जैसे कि काली मूछ खाते हैं, जैसे आप दुबराज खाते हैं, जैसे कि आप बासमती खाते हैं, ये सब क्या है, एक अच्छा स्वाद का चावल का दाना और एक बड़े साइज के चावल के दाने के प्लांट को फ्यूज कराइए। जब नए चावल के दाने आएंगे तो हो सकता है कि बड़े दाने हो और स्वाद अच्छा हो, ठीक, और नहीं भी हो सकता है। पर बार बार जब आप ये कराते जाएंगे तो आपको एक समय ऐसा आएगा कि आपके डिजायरेबल कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे, नई स्पीशीज आपको मिल जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पीशीज एंड द स्पीसिएशन। In the next class, we will deal with the something very interesting of the evidences of evolution. ये सारा पार्ट आपकी NCERT का है, इसलिए आपको सारे वीडियोस देखने हैं, ठीक है। So I hope you enjoyed this lecture. In the next class, we will deal with the next thing, जो कि और मजेदार है, ठीक है। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपना ध्यान रखिए। Thank you so much.